एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया के इस खास शो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अ साइलेंट ग्लोबल थ्रेट में आप सभी का स्वागत है। एएमआर भारत के लिए एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। जैसे जैसे एएमआर फैल रहा है, हमें इसके कारणों, प्रभाव और समाधान के बारे में लोगों को जागरूक कराना जरूरी है। इस चर्चा में हमारे एक्सपर्ट पैनल एएमआर से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे इसके कारण, एक नवजात शिशु की देखभाल पर इसका असर, बचाव के उपाय, पॉलिसी चेंजेस और हाथों की सफाई की अहमियत। आज हम एएमआर से निपटने के उपायों पर बातचीत करेंगे। इस शो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर इंदिरा चक्रवर्ती, पद्मश्री 2014, वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ और चित्रंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर नीलम क्लेयर, पद्म भूषण 2014, एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूनेटोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी, चेयरमैन एएमआर स्टैंडिंग कमेटी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रवि भटनागर, डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्टनरशिप्स, एसओए रैकेट, और साथ ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सुनीता जॉर्ज, प्रिंसिपल बॉम्बे स्कॉटिश। आप सभी का हमारे साथ इस क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्यों ज़रूरी है एएमआर के बारे में बात करने का? ये एक ग्लोबल थ्रेट क्यों है? अंबिका, अगर देखो तो कई साल आगे हमारा पता भी नहीं था एएमआर का, सुना भी नहीं हम लोग जी। लेकिन अभी देखो एएमआर इज बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि इसका रीज़न है क्या, द ड्रग्स विच काम करते थे वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, बैक्टीरिया बोलो, वायरस बोलो, फंगस बोलो, पैरासाइट्स बोलो, अगर वो ड्रग अभी कोई देते हैं तो वो काम नहीं करते हैं। तो ड्रग देते हैं डॉक्टर्स फॉर चिल्ड्रन, फॉर एनी इन्फेक्शन, काम नहीं करते हैं। दिस हैज़ बिकम, इसलिए माइट बिकम, व्हाई इज़ इट हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है? इट इज़ नॉट दैट इज़ नॉट वर्किंग लाइक फॉर रोज़ का जो इन्फेक्शंस होते हैं, कॉफ एंड कोल्ड हुआ, वो नहीं, ये काम नहीं करते। इवन सीरियस इन्फेक्शंस में, HIV में नहीं काम करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में नहीं काम करते हैं, मलेरिया में नहीं काम करते हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें काम करते हैं, लेप्रेसी में नहीं काम करते हैं। जब कोई सर्जरी इंपॉर्टेंट, कोई कीमोथेरेपी होता है, काम नहीं करते। सिजेरियन सेक्शंस जो लाइफ थ्रेटनिंग है, काम नहीं करते हैं। तो इतना ज़रूरी हो गया, क्यों नहीं काम करते हैं? द रीज़न क्या, जो माइक्रोब्स है, जो एंटी फंगल, एंटी माइक्रोवेल, एंटी बैक्टीरियल, उसको रेजिस्टेंस हो गया है। ड्रग भी दो, वो काम नहीं करते हैं। दैट इज़ द रीज़न। और क्या होता है, वो जो एंटी माइक्रोवेल ऑर्गेनिजम्स है वो प्लांट में भी चले गए, हमारा फूड में भी चले गए, चला गया इन्वायरमेंट में, क्रॉप्स में, सब जगह में। फूड सिक्योरिटी इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड। सो इसका इम्पैक्ट जो होता है सबका ऊपर, होल एनवायरनमेंट का ऊपर होता है। हमारे ऊपर असर पड़ता है, एनिमल्स के ऊपर असर पड़ता है, प्लांट्स का ऊपर असर पड़ता है, फूड प्रोडक्शन कम हो जाता है। इतना वाइड इसका इम्पैक्ट हो गया है। दैट इज़ द रीज़न। ये बारे में इसलिए सब सोचते हैं कैसे बंद करें, इसका एंड कहाँ होगा। अभी नया ड्रग होगा, उसका अगर फिर जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा, तो एंड क्या है? आई थिंक इम्पैक्ट हमें आपने इतनी अच्छी तरह समझाया, बहुत है, एंड क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन है। तभी मैं आप डॉक्टर सैनी आपसे पूछना चाहूँगी कि जो सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स हैं एएमआर के भारत में, एएमआर का क्या कारण है और हम इसे किस तरह इसके साथ डील कर सकते हैं, कैसे एड्रेस करें इस प्रॉब्लम को? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एएमआर का जो राइटली सेड मतलब क्या है कि जो दवाइयाँ कीटाणुओं पे काम कर रही थी वो अब नहीं कर रही जी। दवाइयाँ थी लेकिन काम नहीं कर रही। उसका कारण जो आपने कहा, कारण ये है कि हमने कीटाणु को मारने की जो दवाइयाँ, जिसको हम आम भाषा में एंटीबायोटिक कहते हैं, उनको एक तरीके से लेना होता है कि कितना खाया आपने, कितने दिन तक खाना है और कैसे खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश आपने भी देखा होगा, जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी इस बात को एग्री करेंगे कि घर में एक एंटीबायोटिक पड़ी होती है, किसी को गला ख़राब हुआ कि मेरे को पिछली बारी वो ठीक हुआ तो मैं फिर एंटीबायोटिक ले लेता हूँ, और ये ध्यान नहीं देते कि कितने दिन तक लिया। अब एंटीबायोटिक जो है आपको किसी एक पूरे टाइम के लिए लेनी होती है। ऐसे नहीं कि एक दिन आपने ले लिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन फिर ले लिया। सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मुझे इन्फेक्शन ना ही हो, इसके लिए भी हमें ध्यान रखना होगा। हमारे यहाँ इन्फेक्शन का, जिस इन्फेक्शन को बचाने के लिए जिसको हम हाइजीन बोलते हैं, कि अपने आसपास की सफाई रखना, अपने हाथों की सफाई रखना, वो नहीं हो रहा। तीसरा, जैसे अभी मैडम ने बताया
कि हमें ध्यान रखना है कि हमारे पशु वगैरह है जिन जो घर में पालते हैं उनमें भी हम ध्यान नहीं करते, एंटीबायोटिक उनको भी खिलाते रहते हैं। वो एंटीबायोटिक खाकर वही जर्म्स जो हैं, जर्म्स में एक अच्छी बात है, जो कीटाणु हैं उनमें एक बुरी बात है, मैं कहूँगा हमारे लिए बुरी बात है कि उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। यदि मैंने किसी दवाई को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जिसको हम एंटीबायोटिक कर रहे हैं, तो उनमें वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, यानी कि उन पे वो दवाई फिर काम नहीं करती और वो अच्छे से पनपने लगते हैं, उनके लिए वो खाने का काम करने लगती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उन कीटाणुओं को मारने के लिए हमें ठीक तरीके से दवाई खानी है और पशुओं में भी ध्यान रखना है। दूसरा, इन्वायरमेंट में भी देखा है कि हमने जो हम क्रॉप्स करते हैं उसमें टेट्रासाइक्लिन जैसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। ये दवाइयाँ जब जाती हैं तो वो उनमें कीटाणु भी होते हैं और कीटाणु पे असर नहीं करती, वही कीटाणु आकर हमारे को जब हम हाइजीनिक नहीं रखते तो हमें करते हैं। और चौथा, हमें वैक्सीनेशन का, ये हमें ध्यान रखना है कि हम वैक्सीनेशन, ताकि ये बीमारियां हमें हो ही ना। तो सफाई, स्वच्छता ये बहुत ज़रूरी है और दवाइयों को, एंटीबायोटिक्स को खाना ठीक से खाना बहुत जरूरी है और अपने आप से नहीं खाना चाहिए। ये सबसे बड़ा ड्राइविंग हमारा फोर्स क्या है, हमारा ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम एज इंडिविजुअल्स एंटीबायोटिक को सोचते हैं कि डॉक्टर की क्या जरूरत है, वो उसको फीस देनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, इसको घर में बैठे खा लो। पिछली बार हम ठीक हो गए थे, और वो नहीं हम जानते कि यही दवाई जब मैंने ऐसे ले ली है, बाद में चल के पता नहीं कितने रुपए मुझे और ज्यादा खर्च करने पड़ जाएंगे। जी, आई थिंक बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात करना। अगर हम डॉक्टर क्लेयर, अगर मैं आपके पास यहाँ पे आके पूछ सकती हूँ, आप नियोनेटल में काम करते हैं, जो AMR नवजात शिशु की देखभाल को कैसे प्रभावित करता है? हम सबसे पहले बात करेंगे प्रिवेंशन की, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि न्यूबॉर्न बेबीज जो हैं वो इन्फेक्शन के लिए बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि उनमें अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। स्पेशली जैसे जो बेबी प्रीमेच्योर पैदा होते हैं या स्मॉल फॉर डेट्स होते हैं, ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जो प्रीमेच्योरिटी को कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम मदर न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। कुछ एक डिजीजेस जो मदर में प्रिडिस्पोज करती हैं प्रीमेच्योरिटी को, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उनका कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है मदर की हाइजीन। इंक्रीज पेल्विक इन्फेक्शंस ऑल्सो रिस्क देती हैं अर्ली न्यूनेटल इन्फेक्शंस का, और अनक्लीन डिलीवरी या अनक्लीन वेजाइनल एग्जामिनेशन भी इंक्रीज करती हैं रिस्क इन्फेक्शंस का। वैक्सीन की बात की डॉक्टर सैनी ने, एक इन्फेक्शन जो एक मेजर किलर था वो था न्यूनेटल टेटनस। न्यूनेटल टेटनस मतलब एक शर्तिया सर्टिफिकेट था कि वो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ इम्यूनाइजेशन हम न्यूनेटल टेटनस को कंट्रोल कर पाए। अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए कोई हमारे पास ऐसा वैक्सीन नहीं है, लेकिन हाइजीन, हैंड वॉशिंग, क्लीन डिलीवरी, क्लीन एनवायरनमेंट एंड हैंड वॉशिंग एंड हैंड सैनिटेशन एट एवरी अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Another very important factor जो प्रिवेंशन के लिए है वो न्यूट्रिशन है। Women who are malnourished, women who are also obese are also at increased risk of infection, और उनकी प्रीमेच्योरिटी का रिस्क या ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। जैसे हम पब्लिक हेल्थ में कहते हैं कि कुछ एक लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, तो अगर हम न्यूबॉर्न इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग एंड सस्टेन ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 months इज अ काइंड ऑफ फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, पहला इंजेक्शन है जो आप अपने बेबी को दे सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो कम हो सकता है। सो आई थिंक पहली बात है प्रिवेंशन की, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर ऑल्सो डॉक्टर्स एंड डॉक्टर कम्युनिटीज एंड रेगुलेशन, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन न्यूबॉर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर किलर है। लेकिन ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, और जैसे डॉक्टर सैनी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बार एंटीबायोटिक शुरू हो गए तो देयर इज अ प्रोटोकॉल कि आपको इन्हें 1 week तक देना है या 2 weeks तक। बट अगर आप इस डर से कि बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगी, वही एंटीबायोटिक्स को बिना कल्चर्स के आप लंबा समय तक उन्हें प्रोलॉन्ग करते हैं, तो रिस्क ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस बढ़ जाता है। क्योंकि एंटीबायोटिक्स लंबा समय काम करने से ऐसा नहीं है कि वो काम करती हैं,
वो बल्कि ऑर्गेनिज्म में ड्रग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करती हैं। सो लॉन्ग कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स बिना ब्लड कल्चर्स के, बिना कंफर्म किए हुए कि इन्फेक्शन है, और जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट्स या हॉस्पिटल्स क्लोज स्पेसेस होते हैं बिकॉज ऑफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, हैंड टू हैंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बाकी लोगों को भी ट्रांसमिट होती है। एंड इस सभी दौरान जैसे डॉक्टर सैनी ने कहा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि हम हैंड हाइजीन को प्रैक्टिस करें और प्रिवेंट करें इन्फेक्शंस को। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो है सर्विलेंस। हॉस्पिटल्स को सर्विलेंस करनी चाहिए कि उनकी हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट्स क्या हैं, इन्फेक्शंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज होती हैं which are like the watchdogs, so that there is no irrational use of antibiotics, and antibiotic stewardship जो है वो प्रैक्टिस में है, खाली बातों में नहीं है, प्रैक्टिस में है। So I think it's a teamwork. It's a teamwork where the communities need. I like the way Dr. Seni said that we need to educate the communities that infections need to be prevented. Yes. With hygiene, with hand washing, with bathing, with clean environment, taking care of nutrition, and the doctor community, the pharmacies, the pharmacists, the microbiologists, that there has to be rational, and then the governments. They have to be the regulatory bodies. Absolutely. I think Dr. Claire, आपने इतनी अच्छी तरह इतने हमें समझाया कि everybody plays a very very critical role, लेकिन आपने prevention की बात करी थी, तो I want to come to you रवि, hand hygiene की बात कर रहे हैं। अगर आप हमें और हमारे दर्शकों को बता सके कि वो कनेक्ट क्या है एज अ प्रिवेंटिव वे हैंड हाइजीन का रोल, क्योंकि आप इतने बच्चों के साथ, इतने कम्युनिटीज के साथ 10 सालों से भी ज्यादा पर काम कर रही हैं। अंबिका, 10 साल में डिटॉल एनडीटीवी बनेगा स्वस्थ इंडिया अराउंड 30 मिलियन स्कूल किड्स तक जा पाया है पूरे भारत में। और हमने देखा है कि किस तरह से स्कूल एब्सेंटिज्म के रेट्स के अंदर 10 साल में घटा हुआ है, किस तरह से नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर और प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव हुआ है स्कूल किड्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही राइट टाइम है जब हमें लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिलके, सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिसर्च करना जी। जैसे IIM में डॉक्टर सैनी हैं यहाँ पे, और रिसर्च करके फिर ऐसे बिहेवियरल नजेस लेके जाने स्कूल में जो कि पेरेंट्स के लिए भी हों, टीचर्स के लिए भी हों, स्टूडेंट्स के लिए भी हों। और आजकल बच्चे जो हैं वो सबके लाइफ में सुपर हीरोज होते हैं, और सुपर हीरो सिर्फ कॉमिक बुक्स में नहीं होते। सुपर हीरो बच्चों की माता भी होती हैं, माता के पिता, बच्चों के पिता भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, नाना नानी भी होते हैं, स्कूल टीचर भी होते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी हो सकता है, या फिर कोई मूवी स्टार भी हो सकता है। तो थ्रू एनडीटीवी आपके पास में बहुत बड़ा दर्शकों का एक समूह है। तो जब हम रेडी हो जाएंगे 2 अक्टूबर से पहले AMR का से रिलेटेड सब्जेक्ट को स्कूल्स में ले जाने के लिए, तो आई एम वेरी श्योर वी विल बी एबल टू ब्रिंग इट टू द फोरम हियर एंड विल बी लॉन्चिंग इट टुगेदर, क्योंकि बहुत जरूरी है बात करना, और हम भी इतना कुछ सीख रहे हैं आज एक्सपर्ट्स के जरिए। हमने बच्चों की बात कर रहे हैं, रवि आपने बताया कि क्या आप ग्राउंड पर कर रहे हैं। आइए चलते हैं सुनीता जॉर्ज से बात करते हैं। सुनीता जॉर्ज, आपके हिसाब से स्कूल AMR के बारे में छात्रों को, शिक्षकों को और पूरे समुदायों में जागरूकता कैसे फैला रहे हैं, और इसके बारे में अगर आप हमें बताएं कि एंटीबायोटिक्स के सही इस्तेमाल को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, बच्चों को कैसे आप ये बताते हैं वहाँ? मुझे लगता है कि स्कूल्स जो हैं वो काफ़ी इसमें योगदान कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे जो आजकल हैं मतलब काफ़ी समय ले रहे हैं कोई बीमारी से रिकवर करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता है स्कूल्स को हो रहा है, ये जो AMR और जो इन्फेक्शन स्पेशली कोविड के बाद जो हमको देखने में आ रहे हैं। तो स्कूल्स सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, काफ़ी योगदान कर सकते हैं। चाहे जब हम बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में सिखाते हैं तो उनको बहुत ज़रूरी है कि बताएं कि हाथ किस तरीके से धोना है, और प्राइमरी क्लासेस में जैसे खाना खाने के पहले बच्चों को ले जाना, एक आदत डालना कि आपको हाथ धोना है खाना खाने के पहले, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, हमारे पुराने ज़माने में मतलब बोला जाता था कि पहले आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मुझे लगता है वो टाइम अभी फिर से आ गया है, हमको ये ध्यान रखना है कि हम
प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीमारी होने के बाद उसको ठीक करना मुश्किल है। तो इससे बेहतर है कि हम पहले प्रोटेक्शन लें। और फेस मास्क डालना अगर आपको सर्दी खांसी हो रही है, तो ये सब चीज़ें हम इंसिस्ट करते हैं। हम पेरेंट्स से भी काफ़ी कम्युनिकेट करते हैं और सर्कुलर भेजते हैं कि भाई ये पॉलिसी है हमारी, और अगर बच्चे को ठीक नहीं लग रहा है तो आप बच्चे को घर पे रखिए। इसके अलावा हमारे बच्चों ने वैक्सीनेशन ड्राइव किया था जब कोविड हुआ था, तो काफ़ी उन्होंने जाके लोगों से बातें की थी कि क्यों वैक्सीनेशन ज़रूरी है। मुझे ये भी याद है उस समय में वो शुरू में ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता था वैक्सीनेशन के लिए, तो हमारे बच्चों ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता हम उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके देंगे। तो इस तरीके के कैंपेन्स किए थे। तो इससे क्या स्कूल में भी एक माहौल बनता है कि हाँ वैक्सीनेशन ज़रूरी है। फिर जब हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं बच्चों को, और जब बच्चों को सिखाते हैं कि भाई बैक्टीरिया फंगाई है, बैक्टीरिया है, उस समय एंटीबायोटिक्स की बातें होती है, तो उस समय ये बहुत ज़रूरी है करिकुलम में ऐड करना कि आपको किस तरह उसको मिनिमम यूज़ करना है और किस तरह अवॉइड करना है। अगर कुछ चीज़ें आप घर पे मैनेज कर सकते हैं तो आप घर पे मैनेज कीजिए, तुरंत जाके मेडिसिन लेकर। आजकल ये क्या लोगों में एक टेंडेंसी हो गई है कि हमको जल्दी से ठीक होना है, बट आपकी बॉडी को उतना टाइम लगेगा हील करने के लिए। तो वो एक समझ आना और वो थोड़ा पेशेंस रख के अगर आप घर पे उस चीज़ को डील कर सकते हैं बिना एंटीबायोटिक लिए, आपकी बॉडी हील कर सकती है, तो सबसे बेहतर है। तो इस तरीके की चर्चा बच्चों से करना, इस तरीके की कॉन्वर्सेशन बच्चों से करना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। जब पेरेंट ओरिएंटेशंस होते हैं तो हम उनसे बात करें कि किस तरीके से आप क्या आप कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन है। तो मुझे लगता है ये कुछ तरीके हैं जो आप स्कूल्स योगदान कर सकते हैं, पेरेंट के साथ काम कर सकते हैं, ताकि हम हमारे बच्चों को बीमारियों से मुक्त रखें। डॉक्टर इंदिरा, जैसे उन्होंने बताया कि बच्चों को वो प्रिवेंशन के बारे पे, बेसिक चीज़ें हाइजीन के बारे में बताते हैं, आपके हिसाब से आपने इतना टाइम पब्लिक हेल्थ एज एन एक्सपर्ट, यू वर्क ऑन ग्राउंड एक्सटेंसिवली, हाइजीन कितना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी जगहें हैं, क्या चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या कम्युनिटीज़ हो, कहाँ पे काम करना चाहिए और किस तरह का काम व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंशन हाइजीन के तौर पर? देखो, हाइजीन, जब व्हेन यू टॉक ऑफ हाइजीन को जब बात कर रहे हैं, हाइजीन इज़ द क्रक्स ऑफ सब डिजीज़ का। कि अगर हाइजीन प्रॉपर होगा तो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो नहीं पाएंगे, दे विल हैव टू रिड्यूस। इफ़ यू लुक इन, जितना हमारा पॉपुलेशन ओवर द ईयर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं एवरी डे, एंड वी आर गेटिंग मोर पोल्यूटेड, स्पेशली इंडिया में इतना हाई पॉपुलेशन है। द मोर द पॉपुलेशन, देयर बी ज़्यादा चांस ऑफ पोल्यूशन बिकॉज मोर पीपल अराउंड, ब्रीदिंग क्लोजली, टचिंग सर्फेसेस। सो जितना ज़्यादा पोल्यूशन, जितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज, मोर हीट, मोर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सो माइक्रोन्स विल ग्रो बेटर। सो इफ़ यू लुक इट, इफ़ यू ये असर होगा तो हाइजीन इज़ द क्रूशियल पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। एंड हाइजीन जो होगा, एक तो हैंड वॉशिंग, टारगेटेड हाइजीन, सर्फेसेस जहाँ भी हाथ लगाते हैं सर्फेसेस क्लीन रखना चाहिए। डिजीज़ का टाइम में रेस्पिरेटरी हाइजीन, जो व्हेन यू कॉफ, व्हेन यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फूड हाइजीन, अगर खाना, हाथ धो के खाना खाना है, लेकिन अगर खाना आपका पोल्यूटेड होगा तब भी हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वाटर ऑफ कोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल टाइप्स ऑफ हाइजीन, रवि had mentioned earlier, menstrual hygiene, all types of hygiene has to be targeted. अगर हाइजीन इम्प्रूव करेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शन कम होगा, necessity of giving these drugs which Dr. Saini mentioned वो नहीं लगेगा, you don't need medication, कम मेडिकेशन होगा तो रेजिस्टेंस नहीं होगा। If you look into these antimicrobial agents, वो भी बहुत very big role to play. Talk of tuberculosis, till 1940 ये tuberculosis control का कोई मेथड नहीं था, and so many people used to die because of tuberculosis. कोई दवाई नहीं था। Streptomycin was discovered in 1940s. उसका बाद tuberculosis कितना कंट्रोल में आ गया है। So अभी nearly tuberculosis nearly coming down. एक मेडिसिन के लिए Streptomycin. सो हम लोग को समझे कि ड्रग इज़ इम्पॉर्टेंट, हम लोग नहीं बोल सकते ड्रग, बट द राइट यूज वेरी इम्पॉर्टेंट। ड्रग्स तो लगेगा, यू कांट से नहीं लगेगा, ड्रग्स तो लगेगा ज़रूर, लेकिन उसका सही यूज़, सही टाइम, जो डॉक्टर साइनी मेंशन, कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। इसलिए पब्लिक हेल्थ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन हाइजीन एजुकेशन एंड हाउ टू यूज़ द ड्रग्स,
ये दोनों सबसे जरूरी चीज़ तो है। ड्रग जरूरी है, वी नीड टू यूज इट रिस्पॉन्सिबली। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे कि आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जूझने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद आपका एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया के इस खास वर्ल्ड हेल्थ डे स्पेशल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एएमआर की कि क्यों ज़रूरी है इस पे बात करना और कितना क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर क्लेयर, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, हम यहाँ स्टूडियो में बात करें कि जो फिजिकल इम्पैक्ट है एएमआर का वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर बच्चों पर, लेकिन मैं जो एएमआर के इफ़ेक्ट्स बच्चे के इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग पर पड़ता है, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? क्योंकि बच्चे जब बार बार बीमार होते हैं, जो कॉन्स्टेंट हॉस्पिटलाइजेशंस होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे बच्चों पर? Let me first start with the newborn baby and then children. So, a baby who's faced with drug-resistant bug is going to be in the hospital for much longer time, which is going to be, sort of emotional and a financial drain on the family. Most of the parents, the young parents, are working, and they have to miss their work. They have to take long leave, and also there is a lot of out of the pocket expenditure, and it's estimated that something like 7 to 10% may be the out of the pocket expenditure, and most of the families, most of the parents don't have insurance. Still, medical insurance is not a norm with us. So to begin with, it's a huge emotional burden. And let me tell you that we see the babies who come with the multi-drug resistant bugs which do not respond to any antibiotics. And it is scary that they will stay in hospital for a long time, and they have a very high risk of having neurological sequelae or long-term sequelae and death also, which is a huge burden. So I think this is the time that we should get aware that this is an actual problem, and we have to take measures. Number two, children who go to school, when they have repeated infections, whether they are respiratory infections or they have any other infection, they have to miss the school, and that has a huge impact on that. जी. Also, hospitalization is an emotional sort of a burden on the child, on the family, missing education, missing the school days, and also many a time the trajectory of the disease cannot be predicted. Supposing you are admitted with X problem and you are faced with multi-drug resistant infection, even the doctors cannot predict that how long it will take you to be in the hospital, how frequently you may have to come back to the hospital because of your disease and your morbidity. So again, that has a huge impact, emotional, a huge psychological burden on the child. आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, सॉरी डॉक्टर क्लेयर आई एम कटिंग यू हियर, लेकिन आपने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि किस तरह इम्पैक्ट नॉट जस्ट फिजिकली और मेंटली भी बच्चों पर पड़ता है। अगर मैं यहाँ डॉक्टर सुनीता जॉर्ज जी के पास जाना चाहूँगी, जो प्रिंसिपल हैं, हम बात कर रहे थे प्रिवेंशन के तौर पर, आप हमें बताइए कि आपका जो स्कूल हाथ धोने और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल के लिए स्वच्छता आदतों को कैसे बढ़ावा दे रहा है स्टूडेंट्स को, ताकि जो इन्फेक्शन है वो हो ना और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी कम हो। हम बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम में अगर हम देखें तो हम जब छोटे बच्चे स्कूल में हम प्राइमरी में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उनको काफ़ी उनको ट्रेन करते हैं कि हाथ किस तरीके से धोना है वॉशरूम यूज़ करने के बाद, क्योंकि उस समय में हमारे जो असिस्टेंट्स रहता है उनको हाथ धोने के लिए उनके साथ एक हाउस हेल्प रहती है, तो वो किस तरीके से हाथ धोए। फिर जब हम उनसे बातें करते हैं बॉडी पार्ट्स की तो हम उनको मतलब कहते हैं कि किस तरीके से अगर आपको सर्दी है, खांसी है तो आप फेस मास्क यूज़ कीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। हमारे बच्चों ने वैक्सीनेशन ड्राइव भी किया हुआ है, तो वैक्सीनेशन
कितना इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। हम अगर देखें फ्यूचर, अगर हम सोचें हमारे देश को अगर किसी ने कोविड में बचाया है तो वो वैक्सीनेशन ने बचाया। और उस समय मेरे मतलब स्टूडेंट्स ने काफ़ी काम किया था उस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और अगर अभी बड़े बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं बायोलॉजी, तो उसमें भी हम थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से एंटीबायोटिक है, बट आप जब ज़रूरत है तो ही लीजिए, आपकी डॉक्टर के एडवाइस पर ही लीजिए। आप अपने मन से एंटीबायोटिक मत खाइए, जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी, अगर आपको कॉमन सर्दी खांसी है तो 2-3 दिन 4 दिन में अपने आप हील कर जाएगी। तो इस तरीके की बातें होती हैं। और प्रोफेशनल्स आते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं जो बच्चों से भी ये बातें करते हैं। पेरेंट ओरिएंटेशन करते हैं हम, जहाँ हम बातें स्कूल की जो पॉलिसी है बीमारियों को लेके कि अगर बच्चे को इन्फेक्शियस बीमारी है तो उसको घर पे रखना है ताकि और लोगों में ना फैले, ये सब चीज़ें पेरेंट्स को समझाते हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से पूरी तरीके से कि थोड़ा इन्फेक्शन कम स्प्रेड हो और बच्चे कम बीमार पड़े। डॉक्टर सैनी, आपने सुना कि अभी सुनीता जी ने हमें क्या कहा, लेकिन इंडिविजुअल्स के तौर पे, कम्युनिटी के तौर पे क्या किया जा सकता है ताकि वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल, और डॉक्टर्स जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो क्या रोल प्ले करते हैं ताकि मिसयूज़ ना हो एंटीबायोटिक्स का। सो कलेक्टिवली क्या करना चाहिए? देखिए, पहले मैं डॉक्टर्स के ऊपर आऊँगा क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि मरीज को भी बताना और अपने लिए भी रखना। तो डॉक्टर्स को हमें ध्यान रखना है क्योंकि आफ्टर ऑल मेडिसिन हम ही लोग लिखते हैं, तो हमें जुडिशियस यूज़ ऑफ मेडिसिन, यानी कि यदि एंटीबायोटिक लिख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। और पेशेंट को साथ में समझाना जरूरी है कि ये मैं एंटीबायोटिक लिख रहा हूँ, इसको इतने दिन तक खाना जरूरी है। ये नहीं कि आप बीच में बंद कर दीजिए। कुछ दवाई हैं आप बंद कर सकते हो, लेकिन ये एंटीबायोटिक मैंने आपको 3 दिन के लिए लिखी है या 5 दिन के लिए लिखी है, जितने दिन के लिए भी लिखी है, इसको खाना जरूरी है। और दूसरा, यदि मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं तो ये भी बताना, और एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो, कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करना है, कि आपको इस बार इन्फेक्शन हो गया लेकिन इसको प्रिवेंट करना भी जरूरी है। यदि इन्फेक्शन नहीं होगा तो ये दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये समझाने की जरूरत है कि मैं उनको स्वच्छता की तरफ थोड़ा सा समझाऊं, या मेरे क्लिनिक पे पोस्टर्स लगे हों। सिमिलरली, यदि मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं तो वहां पे इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज होती हैं, उसको मॉनिटर करूं, उसको देखूं कि क्या इन्फेक्शन कंट्रोल जो कमेटी से काम कर रही है नहीं कर रही। और दूसरा, वहां पर भी काउंसलिंग ऑफ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां पर भी जुडिशियस यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल इज इंपॉर्टेंट, कि ये नहीं कि मैं 2-3 दवाइयां एंटीबायोटिक दिए जा रहा हूं, जो आदत होती है उसको मुझे कम करना है, जब जरूरत है तभी करना है। इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक काम भी किया है। हमने एक AMR स्मार्ट हॉस्पिटल करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें कि जो हॉस्पिटल्स एंटी माइक्रोबियल्स को, एंटीबायोटिक्स को ध्यान पूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम एक देते हैं कि AMR स्मार्ट हॉस्पिटल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मैं चाहूँगा, जैसे डॉक्टर मिस्टर रवि जी ने कहा कि हम बच्चे जो ढूंढते हैं कि AMR कोई रोल मॉडल ढूंढते हैं जी, तो इसी तरीके से हम पब्लिक में भी कुछ ऐसे रोल मॉडल, यानी कि एक प्रतियोगिता शुरू करें कि कौन AMR स्मार्ट इंडिविजुअल्स करके जी, और दे बिकम ए रोल मॉडल, और वो लोगों में बताएंगे। जैसे हॉस्पिटल्स है वैसे इंडिविजुअल्स भी कोई रोल मॉडल बने, जिसमें हम करें कि किस तरीके से हम दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, खासतौर पे एंटीबायोटिक का और इन सब का, क्योंकि ये एक नया पेंडेमिक आने वाला है। हमने कोविड का पेंडेमिक देखा, ये पेंडेमिक आएगा, तो आपने बिल्कुल सही कहा, और ये हम एज इंडिविजुअल रोक सकते हैं। बस इनको सिर्फ ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करके, वैक्सीनेशन का टाइम से इस्तेमाल करके, मैं कहूँगा एडल्ट वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा मिलना चाहिए जो नहीं है इस वक्त, ताकि बीमारियां रुकें। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स है, रुके एंड प्रिवेंशन के तौर पे। रवि, आई थिंक डॉक्टर सैनी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात कह रहे हैं, प्रिवेंशन एंड बच्चे प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। हमने सुना कि डॉक्टर क्लेयर क्या कह रहे थे, अब डिटॉल बनेगा स्वस्थ, हम इकट्ठे कई स्कूल्स गए हैं, यू नो द लेवल यू ऑल हैव रीच, ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज आप सोच रहे हैं कि ताकि बच्चों को सही एज पे बताया जाए द राइट यूसेज जो हम बात कर रहे हैं अबाउट एंटीबायोटिक्स, उसके बारे में बताइए। अंबिका, बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस और पॉइंट्स जो डॉक्टर नरेंद्र सैनी, डॉक्टर क्लेयर और डॉक्टर इंदिरा ने रखे हैं। इससे मुझे एक नया डायरेक्शन मिलता है, और इस साल आप देखेंगे कि आपको AMR स्मार्ट स्कूल्स भी दिखेंगे, सिर्फ AMR स्मार्ट हॉस्पिटल सिर्फ नहीं रहेंगे।
तो इस साल का हमारा लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर पे हम कुछ AMR स्मार्ट स्कूल्स जहाँ पे प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया है, नजेस स्टार्ट कर दिए हैं, वी आर गोइंग टू सी एंड विटनेस सम ऑफ दोस। ये एक हम्बल बिगनिंग है। हम लोग इस साल 1.25 मिलियन स्कूल्स में जाने का प्रयास कर रहे हैं हाइजीन को लेके। तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। हम बोलते हैं हाइजीन इज अ फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ। तो मैं बोलता हूँ कि जो AMR आपके जो स्कूल, जो रेडी स्कूल्स हैं इसको फाइट करने के लिए, सो दैट विल बी आल्सो a beginning of a new era and beginning of a new chapter। रिक्वेस्ट करूंगा, आपने कहा AMR स्मार्ट स्कूल, साथ में AMR स्मार्ट हॉस्पिटल को भी आपका साथ चाहिए। आई थिंक इम्पोर्टेंट एंड हमने कहा क्योंकि कलेक्टिवली करना जरूरी है, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। आखिरी सवाल इंदिरा जी, संक्षेप में इफ यू कैन टेल अस, क्या पॉलिसी चेंजेस और इंटरवेंशन होने चाहिए ताकि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज ना हो? पॉलिसी में तो एक चीज़ रवि हैज़ ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि आप स्कूल्स में आजकल जो बच्चे हैं वो हम लोग का टाइम का नहीं है, उसको डराने से नहीं चलेगा, उसको समझाना चाहिए। अगर वो समझ गया तो सुनेगा, अगर डरा दो तो सुनेगा नहीं। तो आई थिंक वन टारगेटेड इंटरवेंशन शुड बी बच्चों का समझाना क्यों क्या ड्रग लेना है, क्यों नहीं लेना है। एक तो हैंड वॉशिंग का लिए हाइजीन, सो दोनों ही समझे क्या दवाई लेना है। और दूसरा जो बात है, सेकेंड थिंग हम बोल रहे थे, डिस्पोजल, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी जो ड्रग्स, एंटी पैरासिटिक, एंटी ऑल टाइप का होता है, एंटी फंगल, उसका एनवायरनमेंट पे फेंक देते हैं। तो जो माइक्रोब्स घूम रहे बाहर, उसका ऊपर जो मेरा अंदर में कुछ हमको हार्म नहीं कर रहे, उसका पास वो पहुंच जाते हैं, वो जेनेटिकली म्यूटेट कर लेते हैं। तो एनवायरनमेंट में जो सारे माइक्रोब्स है उसको भी अगर म्यूटेट नहीं करे, ये देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। I think very important points. Thank you so much, Ravi. Thank you so much, Indira ji and Dr. Saini and Dr. Claire and Sunita George for joining us. Antimicrobial resistance, a silent global threat में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर AMR के खिलाफ कदम उठाएं। याद रखें, हर छोटा कदम अहम है और हाथ धोना और एंटीबायोटिक्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। एक स्वस्थ भविष्य के लिए आज से ही खुद को तैयार करें। जानकारी रखें, सतर्क रहें और मिलकर AMR से लड़ें।